हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहले जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ने जाते हैं तो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था क्या है। तो आइए जानते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। जैसे कि आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा में दिखाई दे रहा होगा कि ठोस अवस्था द्रव की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणु बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं। ठीक है, तो और इसकी वजह से तथा इसके कारण गति करने में असमर्थ होते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है, ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो देखिए, ठोस अवस्था द्रव की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणु बलों द्वारा। तो हमारे पास समझने के लिए दो चीज़ें, एक तो अवयवी कण और दूसरा अंतराणु बल। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए कि जैसे ये एक ठोस की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, समझिए कि जो बॉक्स बना रखा है ये ठोस को दर्शा रहा है, और इसमें जो ये सर्कल बना रखे हैं हमने, वो है हमारे अवयवी कण, यानी इस ठोस को बनाने वाले जो कण है, जो छोटे छोटे कण होते हैं जिससे मिलकर कोई भी ठोस बनता है, वो है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि जो इसमें जो अवयवी कण है उनके बीच में, इन दो जैसे दो कण हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत प्रबल अंतराणु बल होता है। क्या होता है? अंतराणु बल, जो इन दोनों अणुओं को आपस में अट्रैक्ट करके रखता है, यानी जोड़े रखता है। जैसे क्या होता है कि ये जो अणु, सपोज ये दो अणु है हमारे, ये जो अणु है वो इस अणु को अपनी तरफ खींचता है और ये वाला अणु इसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों अणु बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, दो अणुओं के बीच में है, इसलिए हम कहते हैं अंतराणु बल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो अणु है हमारे, ये अंतराणु बलों द्वारा एक जालक बनाते हैं और उसमें संवृत संकुलित रहते हैं। ठीक है, और जैसे कि देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अणु इस अणु को अपनी ओर खींच रहा है और उसी तरह ये अणु इस अणु को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और गति करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, गति नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि ठोस की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ठोस की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता जो है इसकी ठोस की, वो है निश्चित आकार। क्या है? निश्चित आकार। निश्चित आकार क्या होता है, जैसे मानिए कि हमने एक बाल्टी ली, लोहे की बाल्टी। ठीक है, लोहे आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे लोहे की बाल्टी देके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लोहे की बाल्टी जब आप खरीदते हैं तो जिस शेप की रहती है, जिस आकार की रहती है, वैसे ही वो पूरे टाइम जब तक आप उसको यूज़ करते हैं वो रहती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी वर्ष आप उसको यूज़ करते हैं वो उसी शेप की रहती है, उसी आकार की रहती है। ऐसा तो नहीं होता है कि एक महीने आपने आज बाल्टी खरीदी और एक महीने बाद आपने देखा तो बाल्टी छोटी हो गई। ऐसा तो नहीं होता, या फिर बाल्टी का शेप जो है वो बाल्टी के शेप से बदल के मग का शेप हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। तो इसी का मतलब है कि ये निश्चित आकार के होते हैं ठोस, क्योंकि ये लोहे से बना है और लोहा क्या होता है, एक प्रकार का ठोस होता है। तो ये जो ठोस है उसका एक निश्चित आकार होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो निश्चित आयतन आइए देख लेते हैं, समझते हैं क्या है। जैसे कि हमने इस बाल्टी का एग्जाम्पल दिया, इस बाल्टी में मानिए कि 5 लीटर पानी आता है, 5 लीटर पानी आता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके शेप में कोई, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें अगर 5 लीटर पानी आ जा रहा है तो ये 10 दिन बाद भी 5 लीटर पानी ही इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आयतन है वो भी इसका फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इसका घनत्व द्रव्य व गैस से अधिक होता है। द्रव्य व गैस से अधिक होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि घनत्व होता क्या है। ठीक है, घनत्व होता क्या है तो समझते हैं। जैसे मानिए कि जैसे हमने ये समझा था कि ठोस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम ये ठोस में अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स करें, एक फिक्स एरिया देखें, तो इस एरिया में आप देखेंगे तो पाएंगे आपको यहाँ पर 4 अणु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 अणु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये ठोस है।
ठोस का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी प्रकार से हम द्रव यानी लिक्विड का अगर हम रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो हमें पता है कि जो द्रव होते हैं उसमें ठोस के कंपेयर में थोड़े जो अणु होते हैं थोड़े दूरी पर होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी दूरी पर अणुओं को बना लिया है। अब हम उतना ही फिक्स एरिया लेते हैं जितना हमने ठोस में लिया है। तो देखिए ठोस में जब हमने फिक्स एरिया लिया उसमें 4 अणु आ रहे हैं, जबकि जो द्रव है उसमें 2 अणु ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये द्रव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर घनत्व कम है। घनत्व का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिक्स एरिया में कितने अणु आ रहे हैं, ये घनत्व को दर्शाता है। उसी प्रकार से अगर हम गैस का अगर रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो हमें दिखेगा कि गैस में तो द्रव के कंपेयर में भी दूर होते हैं, उनमें दूरी ज़्यादा होती है। तो पूरे देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 2 अणु बना रखे क्योंकि ये पूरे दूर दूर होते हैं। फिर हमने जब फिक्स एरिया देखा तो फिक्स एरिया में हमने पाया कि यहाँ पर सिर्फ 1 अणु ही आ पा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि घनत्व ठोस का सबसे ज़्यादा है। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बस ध्यान देने की बात क्या है कि हमें फिक्स एरिया में देखना है कि अणु किस में ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा अणु आएंगे उसका कहेंगे कि घनत्व ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ठोस का जो घनत्व है वो द्रव और गैस से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विसरण। इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ठोस में लिखा है कि विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि विसरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी को डेली यूज़ में आपने किया होगा। जैसे क्या करते हैं, हम धूप बत्ती या अगरबत्ती को जलाते हैं कमरे में, पूजा घर में। ठीक है, तो पूजा घर से ऐसा तो नहीं है कि पूजा घर में ही सिर्फ अगरबत्ती की स्मेल आती है, नहीं, पूरे घर में आपको अगरबत्ती की महक मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा गैस में जो विसरण की प्रकृति है, विसरण की जो प्रक्रिया पाई जाती है उसकी वजह से होता है। क्या होता है, जो मॉलिक्यूल यानी जो अणु निकलते हैं इस अगरबत्ती को जलाने से वो गैस में यानी हवा में मिक्स हो जाते हैं और जिधर जहाँ तक हवा पहुँचती है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं अणु। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा गैस में विसरण की प्रक्रिया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि वाटर में यानी द्रव्य में कैसे होते हैं विसरण की प्रक्रिया। तो क्या होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ग्लास का, और ग्लास में हम डालने वाले हैं स्याही। ठीक है, 1 ड्रॉप हम डालते हैं इंक की। तो जैसे ही हम 1 ड्रॉप इंक की डालते हैं तो हम कुछ सेकेंड तक देखते हैं कि जो इंक के जो अणु हैं वो वहीं पर है जहाँ पर हमने डाला हुआ था। फिर कुछ सेकेंड बाद आप पाएंगे कि ग्लास में पूरे ग्लास का जो पानी है वो हो गया नीले रंग का। तो ये किस वजह से हुआ? ये जिस प्रक्रिया द्वारा हुआ है वो है विसरण। क्या होता है कि धीरे धीरे जो इंक के यानी स्याही के जो अणु हैं वो धीरे धीरे मूव करके सारे वाटर के यानी पानी के अणुओं के साथ मिक्स हो जाते हैं और अपना रंग छोड़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि द्रव्य में विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है, गैस में पाई जाती है। अब हमें ऐसा आप सोच रहे हैं कि ठोस में पाया जाता है कि नहीं। तो अगर सपोज़ कि हमने एक लाल रंग की ईंट ले ली और हमने उसके ऊपर सफ़ेद रंग का चॉक ले लिया। ठीक है, सफ़ेद रंग का हमने चॉक रख दिया। तो आपने क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि जो लाल रंग की ईंट थी वो सफ़ेद रंग की हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ठोस में विसरण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कभी कभी कि इसमें विसरण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है कि जब हम ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम तुरंत रब करें यानी तुरंत मिटाएं तो वो मिट जाता है आसानी से। लेकिन अगर हम उस चॉक से लिखा हुआ जो वर्ड है उसको कई दिनों के लिए छोड़ दें और हम कई दिनों के बाद आके उसको मिटाने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा कि उसको मिटाने के लिए थोड़ी
मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वजह इसकी क्या होती है, इसके पीछे विसरण होती है। लेकिन ऐसा है कि जो विसरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ठोस में विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई आर्ग्यूमेंट करे तो आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिस ताप पर कोई ठोस, हाँ एक मिस हो गया हमारा यहाँ पर, कि ठोस को अगर हम हीट करें, हीट करें तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, द्रव का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, ठोस जो है अगर हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। अब जिस ताप पर कोई भी ठोस द्रव की अवस्था को प्राप्त करता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो आई होप आपको ठोस की विशेषताएं समझ आ गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं ठोसों के प्रकार, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं ठोसों के प्रकार। तो ठोस जो होते हैं वो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहला प्रकार क्या होता है, वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और दूसरा प्रकार जो होता है वो है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, विशेषताएं देखने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के और अक्रिस्टलीय ठोस की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रिस्टलीय ठोस की, वो है कि क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित आकृति होती है। क्या होती है, निश्चित आकृति होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है कि अवयवी कणों की निश्चित अवस्था पाई जाती है, ठीक है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित अवस्था पाई जाती है, यानी कि एक फिक्स पैटर्न होता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। अब हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं, वो है कि क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित गलनांक बिंदु होता है। अब निश्चित गलनांक बिंदु हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, कि जैसे अगर कोई सॉलिड है यानी कोई ठोस है, अगर वो मेल्ट होना यानी गलना शुरू होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एग्जांपल 150 डिग्री टेम्परेचर पर एक कोई सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू होता है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस अगर वो है तो वो 150 डिग्री पर ही मेल्ट होना शुरू होगा और 150 डिग्री पर ही पूरा आपको मेल्ट होता हुआ दिखेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 150 डिग्री से 160 डिग्री के रेंज में कर रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो 150 डिग्री पर ही स्टार्ट होगा, 150 डिग्री पर ही मेल्ट होके आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, निश्चित गलनांक बिंदु। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब हम विषमदैशिक प्रकृति समझते हैं। आइए, उसके पहले हमें एक समदैशिक वर्ड के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोचिए कि अगर आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास लिया और आपने उसको चारों ओर से ऑब्जर्व किया, चारों तरफ से आप उसको देखेंगे। जब आप चारों तरफ से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ग्लास को चारों तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो चारों ओर आपको सेम प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। मतलब कि उसका जो कर्व है, उसका जो लेंथ है, उसकी जो हाइट है, वो सब चारों ओर सेम है, समान है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, समदैशिक। सम मतलब समान और दैशिक मतलब दिशा, यानी सारे दिशाओं में अगर समान है तो उसको हम कहेंगे समदैशिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समदैशिक। विषमदैशिक क्या होता है, समदैशिक का उल्टा विलोम होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे समदैशिक का मतलब सारी दिशाओं में एक समान, तो विषमदैशिक का मतलब क्या होगा, हर दिशा में अलग अलग, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डायमंड का, ठीक है, हीरे का।
तो जैसे कि सपोज ये हमने एक डायमंड बना लिया है, ठीक है। ये देखिए कि इसमें जो हर इसका जो सरफेस, हीरे में आपको पता है कि बहुत सारी सतह होती है, बहुत सारे सरफेस होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं और हीरा चमकता है, राइट। तो क्या होता है कि इसका जो सपोज करिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये सारा एक एक सरफेस है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो कि ये जो सरफेस है वो इस सरफेस से बड़ा है, ठीक है, और ये सरफेस इससे छोटा है, सही बात है। अगर ये सरफेस आप देखने जाएंगे तो इसका जो लेंथ है वो इन दोनों सरफेस के बीच में कहीं पर आता है, ठीक है। तो अगर आप इस डायरेक्शन से, इस दिशा से अगर आप इस हीरे को देखते हैं तो आपको हीरा का जो प्रॉपर्टी है वो अलग दिखेगा कंपेयर टू अगर आप इस दिशा से देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रकृति वाले ठोस को, ऐसे प्रकृति वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक प्रकृति का कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाइसोटोपिक। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ठोस होते हैं जिसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और हम यूज करते हैं। तो अम्ल, लोहा, सोना, चांदी और नैप्थलीन आदि क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस, जैसे हमने एक बार ही हमने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिया ना, तो बिल्कुल ही आसान है समझना। ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ये बिल्कुल ही क्रिस्टलीय ठोस का अपोजिट होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस की आकृति क्या होती थी, निश्चित होती थी। तो अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित नहीं होती है। उसी प्रकार से अवयवी कणों की व्यवस्था भी जो होती है वो अनिश्चित होती है। किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो जैसे हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस में अगर कोई ठोस 150 डिग्री पर मेल्ट हो रहा है, गलना शुरू हो रहा है, तो वो उसी पर गल के कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस एक रेंज में गलता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो ताप होता है वो एक रेंज में होता है। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कोई ठोस है जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलना शुरू हो रहा है तो वो 160 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। वो एक रेंज में रहेगा। ये जस्ट एग्जांपल है एक आपके समझने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 150 पे स्टार्ट हुआ तो 160 पे ही रुकेगा, ऐसा नहीं है। बट 150 से शुरू 155 पे भी रुक सकता है। बस मेरे कहने का मतलब ये था कि एक रेंज होती है, इसकी एक रेंज होती है, ठीक है। एग्जैक्ट टेम्परेचर पर नहीं होता है, एक रेंज होती है। फिर क्या होता है, हमने देख लिया कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये आभासी ठोस होते हैं। जैसे हमें क्रिस्टलीय ठोस में हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं आभासी ठोस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो कांच, लकड़ी, रबड़, रेशा, फाइबर आदि अक्रिस्टलीय ठोस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।